नमस्कार बच्चों, आज क्लास 10th डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज ही पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, फिर यहाँ से है दूसरा व्हाट डज ही पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, फिर तीसरा व्हाट हैज़ द पोएट्स मूड चेंज। इन तीनों क्वेश्चन के जवाब अपने को एक आंसर में देना है। आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। बर्फ की धूल, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ की धूल से तात्पर्य द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे कण। फाइन माने होता है छोटे, पार्टिकल्स माने होते हैं कण। यानी कि बर्फ की धूल से तात्पर्य बर्फ के छोटे कणों से है। द पोएट सेज डैट ही वाज हैविंग ए बैड डे। कवि कहता है कि उसका दिन खराब जा रहा था। कवि कहता है कि उसका दिन खराब जा रहा था। एंड वाज स्ट्रेस्ड, और वह तनावग्रस्त था। स्ट्रेस्ड माने तनावग्रस्त होना। कवि कहता है कि उसका दिन जो खराब जा रहा था वह तनावग्रस्त था। बट एज सून एज डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिज बॉडी हिज मूड इज चेंज। आगे कहता है कि लेकिन जैसे ही बर्फ की धूल उसकी बॉडी पर यानी उसके शरीर पर, फॉल्स यानी गिरती है, जब बर्फ की धूल उसके शरीर पर गिरती है, हिज मूड इज चेंज्ड, उसका मूड यानी उसकी मनोदशा बदल जाती है। बच्चों क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वर्ड्स that are usually named in poem? Do you think crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? इस क्वेश्चन में भी बच्चों 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। What are the words that are usually named in poem? तो एक एक करके तीनों क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट आर द वर्ड्स डैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम? किस प्रकार के पक्षी का नेम अक्सर कविताओं में होता है? तो इसका इतने का आंसर समझ लेते हैं। द वर्ड्स डैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, कुक्कू, नाइटिंगल। कुक्कू मतलब होती है कोयल और नाइटिंगल माने होता है बुलबुल। ठीक है, तो कविताओं में यूजुअली माने आमतौर पर कोयल और बुलबुल का जिक्र होता है। फिर से समझो, द बर्ड्स डैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम, कुक्कू, नाइटिंगल, ईटीसी यानी इत्यादि। कविताओं में आमतौर पर कोयल और बुलबुल जैसी पक्षियों का जिक्र होता है। ये इतने का आंसर हो गया। अब यहाँ से समझो, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम? क्या कौवे का जिक्र कविताओं में होता है? तो इसका आंसर है नो, क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन पोएम। नहीं, कौवे का जिक्र मुश्किल से कविताओं में मिलता है। यानी कभी कभार हो गया तो हो गया, नहीं तो मुश्किल से कौवे का जिक्र कविताओं में होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? आपके दिमाग में कौन सा चित्र आता है? इमेज माने चित्र, जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से है व्हेन एवर वी थिंक ऑफ ए क्रो, जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं। ए फियरफुल एंड अगली इमेज, फियरफुल माने होता है भयभीत करने वाली या डरावनी, अगली माने होती है बदसूरत, इमेज माने चित्र। जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो भयानक और बदसूरत चित्र कम्स टू अवर माइंड, हमारे दिमाग में आता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, अगेन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक का एक पेड़ होता है जो जहरीला होता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है?
वाई डजेंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री। और कवि ने और भी सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखा। यानी कि कवि कहना चाह रहा है कि हेमलॉक ट्री क्या है और कवि ने हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखा, और भी सुंदर पेड़ हैं उनके बारे में क्यों नहीं लिखा। तो आंसर है ए हेमलॉक ट्री ए पॉइजनस ट्री। पॉइजनस मतलब होता है जहरीला, ट्री माने पेड़। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है। द पोएट वाज हैविंग ए बैड मूड। कवि का जो मनोदशा थी वो खराब चल रही थी। बैड माने खराब। द पोएट वाज हैविंग ए बैड मूड। कवि की मनोदशा खराब चल रही थी। सो ही वांट्स टू क्रिएट ए सैड एंड ग्लूमी सीन। सैड मतलब होता है दुख, और ग्लूमी माने होता है उदास, सीन माने होता है चित्र, क्रिएट माने बनाना। अब इसका ठीक से करेंगे एक्सप्लेन। इसलिए वह दुख भरा और उदास सीन बनाना चाहता था। सो ही वांट्स टू क्रिएट ए सैड एंड ग्लूमी सीन। इसलिए वह दुख भरा और उदास चित्र बनाना चाहता था। डेट्स वाई, इसीलिए ही यूज्ड हेमलॉक ट्री टू रिप्रेजेंट हिज सॉरो। सॉरो मतलब होता है दुख। इसलिए उसने हेमलॉक ट्री को प्रस्तुत किया अपने दुख को दिखाने के लिए। इसलिए उसने अपने दुख को प्रस्तुत करने के लिए हेमलॉक ट्री का प्रयोग किया। ऐसे समझ लो। क्लियर है बच्चों।